नमस्कार दोस्तों। डिफेंस एंड सिविल अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या भारत पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। स्वतंत्र भारत की एक ऐसी घटना जिसका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पूरे विश्व में एक ऐसी अकेली घटना थी जिसमें किसी सेना ने इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो वे दो भागों में बटा हुआ था। एक है वेस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज का पाकिस्तान कहते हैं। दूसरा है ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ये दोनों आपस में ज़मीन द्वारा जुड़े नहीं थे। और दूसरी बात ये कि वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान में जो भी मंत्री, राष्ट्रपति या उच्च पदों पे जो भी व्यक्ति नियुक्त होते थे वे सभी पश्चिमी पाकिस्तान से होते थे। ईस्ट पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। जैसा कि हम इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये है वेस्ट पाकिस्तान और ये है ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान ज़मीन द्वारा जुड़े हुए नहीं हैं। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मांग की थी कि हमें एक कॉरिडोर दिया जाए जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को जोड़ता हो, एक हाईवे दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उनकी यह मांग को नहीं माना, उनकी यह मांग ठुकरा दी गई थी। ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत भेदभाव किया जाता था। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो 60% थी टोटल पाकिस्तान के पॉपुलेशन की, और यहाँ बजट खर्च होता था सिर्फ 30%। ईस्ट पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था वो 70% था टोटल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ थी जूट। एक और बात, बांग्ला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जाना। काफ़ी प्रोटेस्टों के बाद 1956 में जाके बांग्ला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इन्हीं सब बातों को लेके ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश सा फैल गया था। इन्हीं सब बातों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए वहाँ एक पार्टी बनी जिसका नाम था अवामी लीग। इसको बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है। इसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। यह पार्टी ऑटोनॉमी चाहती थी, स्वायत्तता चाहती थी यह पार्टी। इस पिक में आप देख पा रहे हैं, इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। इसी अवामी लीग ने 1966 में एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था 6 पॉइंट मूवमेंट। इस मूवमेंट में 6 मांगे रखी गई थी। पहला था एक फेडरल स्टेट, एक संघीय प्रणाली। दूसरा था डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर को छोड़कर सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट के पास होना चाहिए। तीसरा था एक अलग मुद्रा और एक अलग अलग फिजिकल पॉलिसी। चौथा था टैक्सेशन पावर। पांचवा था विदेशों के साथ व्यापार करने की छूट और एक अलग फॉरेक्स रिजर्व। छठा था एक अलग मिलिट्री और एक अलग नेवी, जैसा कि इस मांग का माना जाना बिल्कुल नामुमकिन था। उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान। यह मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने सत्ता हथियाई हुई थी। यह 1969 तक राष्ट्रपति थे। उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया याया खान को। याया खान 2 साल तक राष्ट्रपति रहे। उसमें पाकिस्तान में एक पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके उभरते हुए नेता थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आयूब खान के समय विदेश मंत्री रह चुके थे। बीच में यह उनसे अलग हो गए और इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। जिस समय याया खान सत्ता में आए, इन्होंने एक घोषणा की कि यह इलेक्शन करवाएंगे, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन करवाएंगे, और इलेक्शन होंगे 1970 में। एक कमाल की बात यह है कि 1970 से पहले पाकिस्तान में कोई भी नेशनल असेंबली के इलेक्शन नहीं हुए थे। हाँ, कहीं कहीं पे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन हुए थे, लेकिन नेशनल असेंबली के इलेक्शन अभी तक नहीं हुए थे। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये हम देख चुके हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा थी। तो जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो पॉपुलेशन के हिसाब से हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान को 162 सीट गई और वेस्ट पाकिस्तान को 138 सीट गई। तो टोटल नंबर ऑफ सीट हुई 300 और मेजॉरिटी सीट 150। चुनाव से पहले ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं आई। वहाँ मानसून के सीज़न में काफ़ी फ्लड्स आए, जिसमें वहाँ के किसानों और आम जनता को काफ़ी नुकसान हुआ। साइक्लोन भोला 1970 में नवंबर में आया, जिसमें लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और याया खान की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को पर्याप्त राहत नहीं दी, जिससे वहाँ के लोगों में याया खान के विरुद्ध एक आक्रोश सा फैल गया। इंडिया ने भी मदद की पेशकश की,
लेकिन याया खान ने उसको ठुकरा दिया और यह गुस्सा आने वाले चुनाव में फूट पड़ा। दिसंबर और जनवरी में चुनाव होते हैं जिसमें अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीत ली। ऐसी मेजॉरिटी आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। दूसरी ओर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 में से 81 सीटें जीत ली। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी है अवामी लीग के पास और वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन आप अगर टोटल देखोगे तो 300 में से मेजॉरिटी किसके पास है? 300 में से मेजॉरिटी है अवामी लीग के पास। इस हिसाब से मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको यह मंजूर नहीं था। इसी कारण प्रेसिडेंट याया खान ने नेशनल असेंबली का जो इनॉग्रेशन था उसको पोस्टपोन कर दिया। इसी पोस्टपोन के बाद याया खान, मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच पावर शेयरिंग को लेकर काफ़ी बातचीत हुई जो फेल हो गई। जैसे ही इन तीनों की मीटिंग्स फेल हो जाती है, याया खान को इन दोनों पे शक हो जाता है और याया खान इन दोनों को जेल में डाल देता है, मुजीबुर रहमान को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। याया खान को लगता है कि ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कूप कर देंगे, मेरा तख्ता पलट कर देंगे और मुझसे सत्ता छीन लेंगे। जैसे ही मुजीबुर रहमान को जेल में डाला जाता है, ईस्ट पाकिस्तान में दंगे, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और अवामी लीग जो चुनाव जीत चुकी थी वो एक क्वाजी गवर्नमेंट की तरह काम करना शुरू कर देती है। क्वाजी गवर्नमेंट की तरह का मतलब होता है कि वहाँ का लोकल लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लेती है। मार्च के महीने में ये घटनाक्रम मार्च का है। इलेक्शन हुए थे जनवरी में। पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के प्रशासन ने इन आंदोलनों को रोकने के लिए फोर्स का इस्तेमाल किया। काफ़ी लोगों पर गोलियां चलाई गई, काफ़ी लोगों की जान गई। यह सब देखते हुए 26 मार्च 1971 को अवामी लीग ने secede की घोषणा कर दी, एक स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी। जैसे ही अवामी लीग ने स्वतंत्रता की घोषणा की, वैसे ही पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ऑपरेशन सर्चलाइट अवामी लीग को दबाने के लिए था। ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी एग्जामों में ये नाम पूछा जाता है। मार्च से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत बड़े लेवल पे जेनोसाइड किया। इन्होंने इस नरसंहार में टारगेट किया बंगाली इंटेलिजेंसिया को, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग जैसे वकील, राइटर्स, प्रोफेसर्स और नेशनलिस्ट सिविलियन, वे लोग जो आज़ादी चाहते थे, और स्टूडेंट्स को और आवामी लीग के सपोर्टर्स को, एंड लास्ट द माइनॉरिटी हिंदूज को। इस जेनोसाइड में लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए। कुछ लोग इसको 30 लाख भी कहते हैं क्योंकि एक इंटरव्यू में मुजीबुर रहमान ने 3 मिलियन कह दिया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनसे गलती हो गई थी। जो बाकी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है वो इसको 3 से 5 लाख ही बताते हैं। इस जेनोसाइड की एक दुखद घटना यह थी कि पाकिस्तानी आर्मी ने यहाँ की लगभग 2 से 4 लाख बंगाली वुमेन का रेप किया। उन्होंने रेप को एज ए वेपन इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि अगर हम रेप करते हैं तो जो आंदोलन है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ऑपरेशन सर्चलाइट के खिलाफ हथियार उठाए और एक मुक्ति बाहिनी सेना का गठन किया। मुक्ति बाहिनी का मतलब होता है लिबरेशन फोर्स, आज़ादी की सेना। मुक्ति बाहिनी ने गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया, यानी कि छुप छुप कर पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना, मेनली रूरल एरियाज में। ईस्ट पाकिस्तान के जो सिटीज़ वाले एरिया थे वहाँ पाकिस्तान की आर्मी का डोमिनेंस था, जबकि रूरल एरियाज में मुक्ति बाहिनी ज़्यादा सक्रिय थी। इंडियन गवर्नमेंट ने मुक्ति बाहिनी को हेल्प करना शुरू किया, उनको हथियार देना और ट्रेनिंग देना शुरू किया। अवामी लीग के जो मेंबर्स थे उन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन की सरकार जो भी सत्ता में नहीं है। इसी के माध्यम से इन्होंने मुक्ति बाहिनी को कंट्रोल करना शुरू किया, मतलब मुक्ति बाहिनी को हथियार देना, उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। मुक्ति बाहिनी का सारा कंट्रोल ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल ही संभालती थी। अब हम बात करेंगे इंडियन इंटरवेंशन की। इनिशियली इंडिया न्यूट्रल रहा था क्योंकि इसके कुछ रीज़न थे। उस समय भारत में नागा और मिजो लोग भी आज़ादी की बात कर रहे थे, भारत से अलग होने की बात कर रहे थे। अगर भारत उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की मदद करता तो भारत को इन नागा और मिजो लोगों की बातों को भी मानना पड़ता और आइडियोलॉजिकली इंडिया कमज़ोर हो जाता। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन सर्चलाइट आगे बढ़ता गया, भारत में रेफ्यूजीज़ की संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुंच गई थी और 1 करोड़ लोगों को
खाना देना और उनके रहने की व्यवस्था करना भारत के लिए काफ़ी टफ पड़ रहा था। अब इंडिया को लगा कि हमें कुछ करना होगा और इंडिया ने राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके लिए इंदिरा गांधी ने यूएन का सहारा लिया। उन्होंने यूएन में स्पीच दी और ऑपरेशन सर्चलाइट का मुद्दा उठाया। और इंदिरा गांधी जिस जिस भी विदेशी दौरे पर जाती, वहाँ वहाँ ईस्ट पाकिस्तान की बातें करती और ऑपरेशन सर्चलाइट की बातें करती। अप्रैल आते आते इंदिरा गांधी ने ओपनली ये घोषणा कर दी कि अब वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ हैं। और इसी टाइम उन्होंने मुक्ति बाहिनी को हथियार देना और उनको ट्रेनिंग देना भी शुरू किया। अप्रैल से नवंबर तक कोई लड़ाई नहीं छिड़ी क्योंकि भारतीय आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ ने वॉर के लिए मना कर दिया। इसके दो मोटे मोटे रीजन हैं। पहला, भारतीय आर्मी उस समय वॉर के लिए तैयार नहीं थी। दूसरा, ईस्ट पाकिस्तान और भारत में उस समय मानसून का दौर शुरू हो जाता है और मानसून में आर्मी की लड़ाई लड़ना बहुत कठिन होता है। वियतनाम वॉर इसका अच्छा उदाहरण है। अगर हम उस समय वॉर पर कूदते तो शायद हम ये वॉर हार जाते। नवंबर आते आते सबको यह लगने लगा था कि अब वॉर शुरू हो जाएगी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के वेस्टर्न फ्रंटियर पर लगे हुए एयर बेसिस पे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब होता है कि आप दुश्मन पर हमला कर दो इससे पहले कि दुश्मन आप पे हमला कर दे। लेकिन भारत को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारत इसके लिए पहले से तैयार था। इस स्ट्राइक के तुरंत बाद भारत ने अपनी आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू किया और भारत ने पाकिस्तान पे दो तरफ से हमला किया, वेस्टर्न फ्रंटियर और ईस्टर्न फ्रंटियर। वेस्टर्न फ्रंटियर राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कश्मीर से लगता हुआ एरिया और ईस्टर्न फ्रंटियर ईस्ट पाकिस्तान से लगता हुआ यह एरिया। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान पे 3 ओर से हमला किया, जैसा कि हम इस पिक्चर पे देख पा रहे हैं। भारत ईस्ट पाकिस्तान पर 3 दिसंबर को हमला करता है और 16 तारीख आते आते ढाका पर कब्जा कर लेता है। यह बहुत छोटी वॉर थी, मात्र 13 दिनों की वॉर चली, 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। 16 दिसंबर को भारत ने ढाका पे कब्जा कर लिया था। अब हम बात करेंगे नेवल इंगेजमेंट की। इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची पोर्ट पर हमला किया और उनकी काफ़ी सारी शिप को डुबो दिया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट में विद्युत क्लास की 3 शिप थी, आईएनएस निपत, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर। यह ऑपरेशन दिसंबर 4 तारीख की शाम को शुरू होता है और 5 तारीख की सुबह खत्म हो जाता है। आज भी ऑपरेशन टाइटन की विजय को याद रखने के लिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। पाकिस्तान नेवी ने इंडियन नेवी को ब्लॉकेट करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएसएस एंटरप्राइजेस को भेजा, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसमें हवाई जहाज उड़ सकते हैं। इंडिया ने भी सोवियत यूनियन से मदद मांगी और सोवियत यूनियन ने अपने शिप्स और सबमरीन को बे ऑफ बंगाल में भेजा, जिस वजह से अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। 16 दिसंबर 1971 फॉल ऑफ ढाका। 16 दिसंबर तक इंडियन आर्मी ढाका तक पहुंच गई थी और ढाका में ही पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। यह एक फेमस फोटो है जिसमें आप देख पा रहे हैं। यह है पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्याजी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर रहे हैं। यह है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्याजी के साथ ही 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी सरेंडर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र ऐसी लड़ाई है जिसमें किसी सेना ने इतनी बड़ी तादाद में आत्मसमर्पण किया हो। ये दोनों नाम याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्याजी और लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ये दोनों नाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद का घटनाक्रम, शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आते हैं 12 जनवरी 1972 को। उनको बंग बंधु की उपाधि दी जाती है। बंग बंधु का मतलब होता है बांग्ला लोगों के मित्र। लेकिन 1975 में उनकी आर्मी उन्हीं के खिलाफ तख्ता पलट कर देती है और उनको उन्हीं के निवास स्थान में उनके परिवार सहित मार दिया जाता है। उनकी 2 लड़कियां जो उस वक्त लंदन में थी, ढाका में नहीं थी, वही 2 बचते हैं। उसमें से एक आगे चलकर आवामी लीग की नेता बनती है, जो आज बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है। उनका नाम है शेख हसीना। दूसरी ओर पाकिस्तान में उनके राष्ट्रपति याया खान रिजाइन कर देते हैं क्योंकि इस वॉर में पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी। वे सत्ता सौंप देते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को। कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया और उनको फांसी पर लटका दिया। तो ये था भारत पाकिस्तान वॉर 1971 या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। आपको वीडियो कैसा लगा? अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।